Hey guys, welcome to your own YouTube channel, Azological One Destination for All Information. So guys, today we are going to start our next chapter of Class 12 Political Science series और इस चैप्टर का नाम है गाइस साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। और अब हम यहाँ पे अपना क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले गाइस हमने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की दोनों पार्ट्स की बुक, जो आपकी फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, उसके कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसकी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने देश के बारे में और अपने देश से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डरिंग नेशन हैं, जिन्हें हम नेबरिंग स्टेट्स भी कह सकते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सबको यहाँ पे पता ही है कि इस चैप्टर का नाम है साउथ एशिया। और आप सबको पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम नाम लें तो पहला आपका अफ्रीका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपका अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड लास्ट सबसे हमारा एशिया। लास्ट इसलिए लिया ताकि आपको याद रहे कि एशिया हमारा एक कॉन्टिनेंट है और हमने इसको डायरेक्शनल कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे आपका नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ताकि हमें यहाँ पर चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशिया के बारे में, जहाँ पर हमारा जो देश है वो आपको दिख रहा होगा इस साउथ एशिया के मैप में। तो गाइज यहाँ पे इस मैप को दर्शाने का मकसद यही है ताकि आप इस मैप को अपने इमेजिनेशन में लेकर इस पूरे चैप्टर को जो है समझें, क्योंकि इससे काफ़ी आसानी होगी आपको। जब तक आप जोग्राफिकली देखेंगे नहीं हम किस देश की बात कर रहे हैं, किस जोग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, तब तक आप उसकी जियो पॉलिटिकल कंडीशन नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए गाइस इस मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर नेशंस आपको इस मैप में दिख रहे हैं। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर साउथ एशिया के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया का मतलब हो गया कि एशिया का जो आपका सदर्न रीजन है, यानी साउथ वाला दक्षिणी जो दिशा में हमारा आता है एशिया में, वो सारे रीजन्स को हम सदर्न एशिया कहते हैं। अब इस रीजन्स में हमारे कई सारे स्टेट्स हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। अगर हम नाम लें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका। मालदीव 2 बार आ गया, ठीक है, इसको आप नोट डाउन ना कीजिएगा। मालदीव 2 बार है यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताना भूल गया कि आप जो है लेक्चर के साथ साथ जो जो मैं आपको नोट्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको नोट्स पढ़ते पढ़ते मेरी कई सारी बातें भी याद आ जाएंगी, जिससे क्या होगा कि साइकोलॉजिकली आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे दोबारा चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। तो जो मैंने कंट्रीज़ का यहाँ पे नाम लिया है, ये सारी की सारी कंट्रीज जोग्राफिकली और एथनो कल्चर टर्म्स में डिफाइन की जा सकती हैं। जो यहाँ की कंट्री के लोग हैं, जितने भी यहाँ पे सदर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो डिज़ायर है वो शो किया है अलग अलग इंसिडेंट्स में। यहाँ पे हमें कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। अगर हम बात करें खास करके पाकिस्तान की ओवरऑल, तो यहाँ पर कोल्ड वॉर के बाद से ही जो है एक्सेसिव सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी सारी मिलिट्री कूप्स भी आई हैं, खास करके 1999 में। फिर उसके बाद नेपाल में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे आने वाले आपके स्लाइड्स में कि किस तरीके से नेपाल में भी जो डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन है वो 2006 में जाके हुआ। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका ने किस तरीके से अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, गवर्नमेंट को ऑपरेट किया है डिस्पाइट मैनी लिमिटेशंस। और फिर हम देखेंगे कि मालदीव्स ने भी कैसे अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में, या फिर हम कहें पाकिस्तान की केस स्टडी के बारे में कि भाई पाकिस्तान की क्या हालचाल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ साथ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होने वाला है। अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर 14 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अभी जो कंट्री है ये आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर यहाँ पर उभर कर सामने आई।
और पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट नेशन है किस कैटेगरी में आता है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, क्योंकि जितने भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो हिस्ट्री में ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान का गाइस यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट और टर्बुलेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लगभग लगभग मिलिट्री और गवर्नमेंट में कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता ही रहता है। और आपका जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है इनएफिशिएंट लीडरशिप। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने अपने यहाँ पे गाइस एक इन्फ्लुएंशियल और मेजर रोल इस्टेब्लिश कर रखा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी। पाकिस्तान में जो मिलिट्री रूल है और जो डेमोक्रेसी है वो हम कह सकते हैं कि एक कॉइन के दो साइड्स हैं, जो कि हमें यहाँ पे कई एग्जांपल्स में देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अगर हम गाइस यहाँ पे देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो जनरल अयूब खान जिन्हें इलेक्ट किया गया था एज अ सेकंड प्रेसिडेंट, इनका टाइमलाइन था प्रेसिडेंशियलशिप का 1958 से 1969। लेकिन बाद में गाइस मिलिट्री ने इनकी सरकार का तख्ता पलट दिया, क्योंकि मिलिट्री जो थी वो इनके रूल से डिससेटिस्फाई थी। इसलिए जो पहला मिलिट्री रूल हम कह सकते हैं पाकिस्तान में हुआ वो लीडरशिप में हुआ जनरल याह्या खान के। और 1971 में जब नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, फॉर्म हुई अंडर अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि यहाँ पर 1977 तक रही। फिर उसके बाद दोबारा क्या हुआ कि यहाँ पर दोबारा जनरल जियाउल हक ने इन्हें रिमूव कर दिया मिलिट्री ने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले 1982 के बाद से। अगेन फिर उसके बाद एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई 1988 में अंडर बेनजीर भुट्टो। लेकिन उनको भी यहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से। लेटर ऑन हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो गई, आर्मी ने दोबारा यहाँ पे स्टेप कर लिया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमांड ले लिया, जो कि उस टाइम पे मिलिट्री हेड थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने यहाँ पर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमांड ले लिया। और फिर उसके बाद इनको यहाँ पर 2005 में जाके इलेक्ट किया गया, यानी 1999 से लेके 2005 तक मिलिट्री रूल में रहा। जो पहला सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखने को मिला है गाइस, वो मिला है मई 2013 में पाकिस्तान में। तो यहाँ पर कई सारे सेवरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं स्टेब्लिश कर पाया ना, या फिर फॉर्म नहीं कर पाया। और इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि आर्मी का सोशल डोमिनेंस होना, रिलीजियन का सोशल डोमिनेंस होना, लैंड ओनर्स का होना, ये सारे मेन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो वॉर लाइक सिचुएशंस हमेशा रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये भी एक जो है फैक्टर माना जा सकता है। तो गाइस जैसे कि आप हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो केस स्टडी है मिलिट्री और डेमोक्रेसी को लेकर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें हमारे अगले नेबरिंग स्टेट्स के, जो कि है बांग्लादेश, तो गाइस बांग्लादेश की तो एक अनोखी कहानी है और इसमें इंडिया का भी काफ़ी रोल रहा है। बांग्लादेश एक देश के तौर पर इस्टेब्लिश होने में इंडिया का भी काफ़ी रोल रहा है। तो गाइज बांग्लादेश हम आपको बता दें कि बांग्लादेश एक इंटीग्रल पार्ट था पाकिस्तान का फ्रॉम 1947 टू 1971, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ये एक पॉपुलर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि उनका डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था, वो हमेशा डोमिनेंस करते थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। और यहाँ पे क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लीड किया था अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान ने। अब यहाँ पे गाइस हुआ क्या कि ये जो कंट्री थी ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे पहले और आज के टाइम पे बांग्लादेश है, ये माइग्रेंट्स की वजह से यहाँ पर फॉर्म हुई थी। और 1970 में गाइस कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि 1970 इलेक्शन में अवामी लीग, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पे इलेक्शन लड़ा अवामी लीग ने, और हुआ क्या कि वो सारी की सारी सीट्स जीत गई। लेकिन गवर्नमेंट में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेटेड थे, और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप ने असेंबली कन्वीन करने से ही मना कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया फिर, जो मूवमेंट उठा था कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स में लोग इंडिया माइग्रेशन कर रहे थे, तो उसको भी यहाँ पे मिलिट्री ने सप्रेस किया। और इंडिया को जब इसके बारे में पता चला तो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए फेवर किया। इस इंडिया ने फिर उसके बाद इंटरवीन किया, जो भी फाइनेंशियली हेल्प हो सके, मिलिट्री हेल्प हो सके, वो सारी की सारी हेल्प इंडिया ने की। देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली दिसंबर 1971 में आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ठीक है, इस टाइम पे इंडो पाक वॉर भी हुई थी इसके लिए, और इस इंसिडेंट को लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। देन एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म हुई जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, जो कि आपका पहले ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश ने गाइस उसके बाद अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी खुद का अपना संविधान बनाया,
और उसमें अपना फेथ डिक्लेयर किया कुछ ऐसे, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। फिर गाइस 1975 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपना एक प्रेसिडेंशियल सेटअप जो है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद गाइस कुछ सालों बाद अनफॉर्चुनेटली शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया और मिलिट्री रूल फिर उसके बाद इस्टेब्लिश हो गया अंडर जियाउर रहमान। फिर उसके बाद गाइस उनको भी यहाँ पर असैसिनेट कर दिया गया और अंडर द रूल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद फिर यहाँ पर रूल हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मिलिट्री रूल कंटिन्यू किया और बाद में जब प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ इस चीज़ के खिलाफ, तो 1991 में इलेक्शन कराया गया। फिर उसके बाद से देन सिंस देन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है मल्टी पार्टी सिस्टम के बेसिस पे वो आज भी 1991 से आज तक चल रही है। तो ये थी गाइस पूरी बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कि आपको याद ज़रूर रखनी है। मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया आपको, अगर आप बुक में देखेंगे ये चीज़ तो आपको हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगे। दैट्स वाई मैं आपसे कहता हूँ कि चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए और ध्यान से लेक्चर को सुनते जाइए। अब हम यहाँ पे चलते हैं गाइस हमारे छोटे से नेबरिंग स्टेट्स के पास जो है नेपाल। आप सबको पता है कि नेपाल में रिसेंटली यानी 21st सेंचुरी तक मोनार्की सिस्टम था। चलिए बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल गाइस यहाँ पे सिर्फ इकलौता हिंदू किंगडम बचा हुआ था पूरे वर्ल्ड में विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। नेपाल एक फेडरल मल्टी पार्टी रिपब्लिक है विद टू लेजिस्लेटिव हाउसेस। फर्स्ट इज नेशनल असेंबली एंड सेकेंड इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है। तो गाइस जो नेपाल में अगर हम बात करें, जो नेपाल की स्ट्रगल है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेके, वो स्टार्ट हुई 1990 में, फिर उसके बाद 2007 में। ठीक है, जब किंग ज्ञानेंद्र ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्टोर किया था, यानी दोबारा उसको फॉर्म किया था। तो गैस यहाँ पे जो टेनोर है नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो बहुत शॉर्ट था और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। ड्यूरिंग 1990s जो माओइस्ट कैटेगरी थी, जो माओइस्ट लोग थे नेपाल के, वो यहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नेपाल के कई सारे पार्ट्स में, और वो चाहते थे कि भाई किंग के खिलाफ, जो प्रेजेंट किंग है 1990 में, कि वो किंग के खिलाफ आर्म रेबेलियन करें। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे वायलेंट क्लैश हुए, जो है माउस गोरिल्लाज वगैरह जो है वॉर हुई, किंग्स आर्मी के बीच में वॉर हुई। ठीक है, बहुत वायलेंट क्लैश हुआ। फिर उसके बाद इसके रिजल्ट में नेपाली सिविल वॉर भी हुआ फ्रॉम 1996 से लेकर 2006। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते जानी है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट हुआ। ट्रायंगुलर यानी तीन यहाँ पे रोल आ गए। पहला तो भाई किंग था, पहला किंग, दूसरा आपके जो है यहाँ दूसरा आपका माउस था, और तीसरे जो थे वो लोग थे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, यानी डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे। तो एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला नेपाल में। ठीक है, तो देन उसके बाद पार्लियामेंट को फाइनली अबॉलिश किया गया बाय द किंग ज्ञानेंद्र इन 2002, और देन उसके बाद गवर्नमेंट को सैक कर दिया गया। अगेन इन 2006 एक नेशन वाइड डेमोक्रेटिक मूवमेंट उठा और किंग को फोर्स किया गया कि वो यहाँ पर दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रीस्टोर करे, और यहाँ पर एक 7 पार्टी अलायंस बनाया गया जिसको हम कह सकते हैं कोलिशन ऑफ 7 पार्टीज। माओस्ट एंड सोशल वर्कर्स इन सब ने यहाँ पे परसुएट किया। देन उसके बाद गाइस नेपाल जो है एक फुली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया बाय अबॉलिशिंग द मोनार्की इन 2008। ये आपको ईयर जरूर याद रखना है। नेपाल ने गाइस फिर उसके बाद जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया इन 2015, यानी 2015 में जाके अभी हम कह सकते हैं कुछ ही साल पहले नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी हिस्ट्री नेपाल की, जो कि आपको ज़रूर ज़रूर याद रखनी है। देन गाइस हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा इंडिया से नीचे की तरफ मैप में, जो है हमारा छोटा सा देश, छोटा सा नेबरिंग स्टेट श्रीलंका। जैसे कि आप सबको पता है कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा सिन्हाला और तमिल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला, जिसको हम एथनिक कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, तो श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर उभरा 1948 में, और इसने यहाँ पे अपनी डेमोक्रेसी रिटेन की सिंस इज इंडिपेंडेंट, यानी जब से ये आज़ाद हुआ। श्रीलंका को पहले हम सीलोन के नाम से जानते थे, CEYLON। लेकिन श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के बाद जो इसका पॉलिटिकल रिजीम है वो हमेशा सिन्हालीज कम्युनिटी के द्वारा ही डोमिनेट किया गया है, और यहाँ पे हमेशा एथनिक कन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन सिन्हालीज एंड तमिल ओरिजिन पीपल। सिन्हालीज के अकॉर्डिंग जो सिलोन रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लोगों से ही बिलोंग करता है, ना कि तमिल से। वो मानते हैं कि जो तमिल हैं वो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं, तो वो यहाँ पे रहने के हकदार नहीं हैं। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे तमिल्स की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था LTTE। फुल फॉर्म है इसका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, आपको जरूर याद रखना है फुल फॉर्म।
इन्होंने यहाँ पे क्या किया इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कि इन्होंने कहा कि भाई श्रीलंका के अंदर ही कि यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट फॉर्म होना चाहिए तमिल के लिए। तमिल लोगों ने यहाँ पर जो इंडिया में तमिल्स थे उन्होंने यहाँ पे प्रेशराइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई जो श्रीलंका में हमारे तमिल ब्रदर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके लिए प्रोटेक्शन करिए, कुछ आप इनिशिएटिव लीजिए अपनी तरफ से। देन उसके बाद इंडिया ने क्या किया गाइज, एक अकॉर्ड साइन किया, एक हम कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ, और अपनी तरफ से एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी ताकि भैया जो रिलेशन है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, श्रीलंकन गवर्नमेंट अगर हम बात करें ऑफिशियली और तमिल्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। इन ड्यू कोर्स क्या हुआ कि जो फोर्स थी पीस कीपिंग फोर्स वो थोड़ा क्लैश में आ गई एलटीटी से, क्योंकि एलटीटी कई केसेस में वायलेंट हो गई थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से दोनों तरफ हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला और लेटर ऑन जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी उसको वापस बुला लिया गया 1989 में श्रीलंका से, विदाउट अचीविंग इट्स एम, यानी जो उसका एम था वो नहीं मुकम्मल हो पाया। बाद में उसको वापस बुला लिया इंडिया ने, बोला कि अब रहने दो। इन स्पाइट ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट के बावजूद जो इकोनॉमी थी श्रीलंका की उस टाइम पे वो कंसिडरेबली हाई थी। हालांकि आज के समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज के समय आप सब जानते हैं श्रीलंका की हालत क्या हो गई है। वहाँ पे हम कह सकते हैं अभी इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त इकोनॉमी इतनी बेकार हो गई है, इतनी डाउन चली गई है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम कराने के लिए पेपर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रही। वो भी एग्ज़ाम के लिए तैयार, उसकी भी जो है हम कह सकते हैं तैयारी नहीं कर पा रही पेपर कलेक्ट करने की। यानी इतना भी मॉनेटरी या हम कह सकते हैं मनी नहीं है गवर्नमेंट के पास। ऐसी इकोनॉमी आज के टाइम पे हो गई है। बहरहाल हमें अब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो उस टाइम पे भी इकोनॉमी जो थी श्रीलंका की वो काफ़ी हाई थी इतनी कन्फ्लिक्ट के बावजूद, और श्रीलंका ने हमेशा जो है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन किया था। Sri Lanka is one of the first developing country to control population growth rate, liberalize economy and bears higher per capita gross domestic product। ये तीन इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर याद रखनी है। तो गैस ये थी हमारी छोटी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री श्रीलंका की। आई होप आपको ए से लेके जेड तक पूरी श्रीलंका की जो हिस्ट्री है वो समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई बाद में एथनिक कन्फ्लिक्ट में क्या हुआ। तो आप सबको पता है सिविल वॉर हुआ उसके बाद कई सालों तक, अभी भी आज भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन मैंने बताया कि तब भी जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम था श्रीलंका का वो स्टेबल रहता था, ना कि पाकिस्तान में जैसे अनस्टेबल हमेशा रहा है, जैसे हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखने को मिला है पाकिस्तान की। तो गाइस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, क्या क्या कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, और यहाँ पे कई सारे कुछ इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच में। चलिए उनको जान लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट की, तो भाई इंडिपेंडेंट के बाद से ही इंडिया पाकिस्तान का जो है साउथ एशियन रीजन में जो कन्फ्लिक्ट है वो हमेशा प्रोमिनेंट रहा। वॉर्स हो चुकी हैं 1947 से लेके 48 तक, फिर 1965 में हुई है, फिर 1971 में हुई है ऑन द इशू ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, एलओसी एंड बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। इसके अलावा जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखा है ओवर स्ट्रेटेजिक इशू लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, और फिर उसके बाद एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, और भी बहुत सारे इशू हैं जैसे कि यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनका इशू इंडस रिवर की शेयरिंग को लेकर हुआ है कि रिवर सिस्टम किस तरीके से शेयर किया जाएगा। और जो दोनों गवर्नमेंट हैं वो हमेशा एक दूसरे से सस्पिशियस रही हैं, शक में रही हैं दोनों एक दूसरे के ओवर सिक्योरिटी। और जो सस्पिशियस है वो इस ग्राउंड पे है कि कई सारी पाकिस्तानी सोसाइटी है कि भाई वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीरी मिलिटेंट को हेल्प कर रही है, आईएसआई को हेल्प कर रही है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में। ठीक है गाइज, पाकिस्तान ने ब्लेम किया इंडिया को अपनी तरफ से। एक तरफ तो इंडिया ये सस्पिशियस रहा है हमेशा सिक्योरिटी को लेके अपनी, और पाकिस्तान ने उधर से ब्लेम किया कि इंडिया यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बोथ द कंट्रीज जो है हुआ क्या कि बाद में हालांकि अ, दोनों तरफ से बस वगैरह भी चलाई गई थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चलाया गया था, और एक तरीके से समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई थी उस टाइम पे। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो वो भी ख़त्म हो गया है। तो उस टाइम पे चलाया गया था, और ये सारी की सारी जैसे नानका साहिब जो है ये सारी की सारी पिलग्रिमेज वगैरह भी चलाई गई थी। और आज के टाइम पे हालांकि करतारपुर कॉरिडोर जो कि नाम फेमस है वो भी अभी चला है। सितंबर 2006 में ये दोनों कंट्रीज़ थी उन्होंने यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया कि एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के लिए, और यहाँ ताकि यहाँ पे इस चीज़ को लेकर एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग
किया जा सके। क्योंकि देखिए जितना भी शक हो वो शक जो है तभी खत्म होगा जब आप बैठ के बात करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग करेंगे, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, तभी जाके वो सारी की सारी जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो पाएँगे। तो ये था भाई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस क्या हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट क्या हैं। तो गाइस जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके कई सारे इश्यूज़ को लेकर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि गंगा की शेयरिंग को लेकर, ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में, और जो रिफ्यूज़ किया है कि इंडियन ट्रूप्स को आप यहाँ पे कुछ प्लेसेस में प्रैक्टिस वगैरह के लिए नहीं, वो सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को जो सपोर्ट मिलता है बांग्लादेश की तरफ से, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ऐसे देखने को मिला है, वो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और ये कि नेचुरल गैस एक्सपोर्ट ना करना इंडिया को, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, इंडिया नेपाल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो देखिए इन्होंने भी यहाँ पे कई सारे इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंसेस देखे हैं। खास करके चाइना और जो इनका इनएक्शन रहा है अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स, दैट इज़ माओस्ट को लेकर, कि इनके नेपाल में माओस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती रहती हैं, और उसकी वजह से एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहती हैं। इसको भी लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहा है नेपाल के साथ। देन उसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ हैं, बाद में हालाँकि इन्होंने ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स साइन किया था 2005 में, और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 2006 में, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ताकि यहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, और जो सिटीज़न्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट्स के ट्रांसपोर्ट कर सकें। अगला यहाँ पे हमारा है इंडिया एंड भूटान रिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस वैसे तो यहाँ पर भूटान के साथ इंडिया का कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हालांकि सब छोटे मोटे इशू होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से, जो भी गुरिल्लाबारी, जो भी मिलिटेंट्स वगैरह छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वही हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रही है इंडिया की कई सारे भूटान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, जो कि उनका हम कह सकते हैं बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में, तो देखिए इंडिया जो है हमेशा मालदीव इकोनॉमी का सपोर्टिव रहा है, उनकी टूरिज्म का, उनकी फिशरीज़ का। नवंबर 1998 में यहाँ पे इंडिया ने क्विकली रिएक्ट किया था जब एक अटैक हुआ था फ्रॉम तमिल मर्सिनरीज इन द मालदीव। और यहाँ पर एक आउटसाइड पावर हमेशा रही है जिसने साउथ एशिया को जो है इन्फ्लुएंस किया है। हम बात कर रहे हैं चाइना की, यूनाइटेड स्टेट की, जो कि हमेशा एक की प्लेयर रहा है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में गाइस। तो गाइस ये था हमारा पूरा इंडिया और उसके नेबर्स के रिलेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए साउथ एशिया में। तो देखिए इन स्पाइट ऑफ द अबव मेंशन कन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस, साउथ एशियन कंट्री जो हैं वो कोऑपरेशन के लिए और फ्रेंडली रिलेशन के लिए जाने जाती हैं। तो इसका सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया गया वो आपके स्क्रीन के सामने है, वो है सार्क। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव है जो कि लिया गया था इन द फॉर्म ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इन 1985, ताकि यहाँ पे कोऑपरेशन को डेवलप किया जा सके अमंग ईच अदर। और जो सार्क मेंबर्स हैं वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी साफ्टा इन 2004 टू फॉर्म अ फ्री ट्रेड फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया, यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे साफ्टा को भी साइन कर रखा है, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहा है। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ बाय 20% बाय 2007। साफ्टा का जो गोल था 2007 तक वो ये था कि भाई 20% तक हमें एक दूसरे के जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, चार्जेस हैं, वो सब कम करने हैं। अभी अगर हम बात करें कि भाई सार्क को स्टैब्लिश करने के क्या ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि भाई किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने से पहले कोई ना कोई तो वजह रही होगी। तो पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है गाइस की टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है भाई। एसिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए, जिसको हम आत्मनिर्भरता भी कहते हैं हिंदी में, सेल्फ रिलायंस को अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट बन सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, और एक दूसरे की प्रॉब्लम को अप्रिशिएट कर सकें, सॉल्व कर सकें एक साथ मिलकर। प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स में काम कर सकें एक साथ। देन उसके बाद जो है कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ मजबूत कर सकें विद डेवलपिंग अदर डेवलपिंग कंट्रीज। फिर उसके बाद कि ये कि भाई यहाँ पे हम इंटरनेशनल फोरम्स में और जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उनमें साथ में जवाब दे सकें, इससे हमारा कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। देन उसके बाद हम जो है कोऑपरेट कर सकते हैं सार्क को लेकर आगे इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भी विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं सार्क के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सार्क से रिलेटेड की कौन कौन से सजेशन है जिससे सार्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ये जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसी के साथ साथ गाइस अगर आप यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके देने वाले हैं या नहीं भी देने वाले हैं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो इसलिए उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पहला सजेशन है कि भाई सार को और ज़्यादा मजबूत और इफेक्टिव बनाने का, वो ये है कि भाई देखिए, सबसे पहले साउथ एशिया को अपना जो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला काम था, वो अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए और उसको दोबारा इस प्रोसेस को बिगिन करना चाहिए, क्योंकि बीच में रुक गया है अभी है। तो इसको दोबारा शुरू करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। दूसरा जो सजेशन है वो ये है कि भाई जो FICCI है, यानी FICCI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो जिसने यहाँ पर ये गोल था जिसका कि भाई जो वीज़ा है डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, इनका लिबरलाइजेशन हो, यानी उनको बुलाया जाए। इससे क्या होगा कि जब टैलेंटेड लोग आएंगे तो कंट्री में डेवलपमेंट होगी। तो ये हमारा दूसरा सजेशन हो गया। तीसरा सजेशन ये है भाई सार के लिए कि एक लॉन्ग टर्म मल्टीपर्पज़ वीज़ा निकाला जाए जो कि ट्रेडर्स और टूरिस्ट को दिया जाए। इससे हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हमारे कंट्रीज़ में, सार्क मेंबर्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ सजेशंस हैं सार्क की इफेक्टिवनेस के लिए, तो ये भी आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए हैं और आगे हमने यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके बुक्स में और चैप्टर्स में आए हैं, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके 1 वर्ड में, 1 मार्कर में या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो हमने यहाँ पर टर्म लिया है वो है गाइस बायलैटरल टॉक का। आपने बहुत बार काफ़ी सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में, आपके बुक में भी ये आया टर्म कि बायलैटरल टॉक। तो बायलैटरल का आपको सबको पता है कि बाय का मतलब होता है 2। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो मतलब 2 कंट्रीज़ की बात होगी ऑफ कोर्स। जब यहाँ पे 2 कंट्रीज़ बात करती हैं बिना किसी मेडिएशन के, तो हम कहते हैं उसे बायलैटरल टॉक्स। अब ये बायलैटरल टॉक्स यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की आउट ऑफ द बॉक्स जाएँ तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, 2 इंडिविजुअल हो सकते हैं बायलैटरल टॉक्स से। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपकी 2 कंट्रीज़ कहलाएँगी। देन उसके बाद आपने सुना होगा टर्म जियोपॉलिटिक्स, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी इसका नाम लिया था जियोपॉलिटिक्स का। देखिए जियोपॉलिटिक्स रेफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज़ जो कि एक दूसरे के साथ ज्योग्राफिकली कनेक्टेड हैं, जिनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरलिंक है विद ईच अदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ठीक है, तो वो कहलाएंगे हमारे जियो पॉलिटिक्स, वो चीज़ कहलाएगी जियो पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद हम आपने अभी देखा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का नाम आया था श्रीलंका वाले केस में। तो ये क्या है? तो भाई ये एक पीस कीपिंग फोर्स है जो कि इंडिया के द्वारा सेंड किया गया था श्रीलंका में, ताकि जो तमिल्स हैं उनकी जो डिमांड है कि उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। देन उसके बाद आपने देखा सार्क, तो हमने बताया आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनके 7 मेंबर्स हैं और ये म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को लेकर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। देन उसके बाद इसी का हमने देखा साफ्टा, जो कि है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ये एग्रीमेंट था ताकि भाई यहाँ पर बिना किसी कस्टम रिस्ट्रिक्शन के, ड्यूटीज़ के, जो मेंबर स्टेट हैं वो यहाँ पर ट्रेड कर सकें। उसके बाद हमने देखा LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम इन श्रीलंका, जिसने यहाँ पे डिमांड किया था कि एक तमिल के लिए सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश किया जाए। अब उसके बाद गाइस कहीं हो जाएगा सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरी वीडियो का और निचोड़ इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो जो टाइमलाइन है, जो स्टोरी आप यहाँ पे बना रहे हैं शुरू से लेके अभी तक, वो सही से नहीं बनेगी। इस टाइमलाइन को आपको ज़रूर पढ़ना है। या तो आप यहाँ पे अभी वीडियो पॉज़ करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी आप ज़रूर बढ़ाएँ। जैसे कि मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ूँगा क्योंकि काफ़ी टाइमलाइन है और वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताई है। बस हमने इसको ऑर्डर वाइज़ जो है यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो। आप इसको अच्छे से कभी बाद में अगर देखें तो सारा का सारा जो चैप्टर्स है वो आपके सामने आ जाए, जस्ट एक बार इसकी झलक लेने से। तो हमने यहाँ पे 1947 से लेके जनवरी 2004 तक जो भी साउथ एशिया रीजन में जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसको हमने यहाँ पर ऑर्डर वाइज़, डेट वाइज यहाँ पे हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। आई होप आपने जो है पूरा यहाँ पे इसको लिख लिया होगा अभी तक और समझ लिया होगा। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे हिस्ट्री मटेरियल पाने के लिए, वीडियो लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यार कई लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, फिर बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाई है, ये वीडियो हमारे तक नहीं पहुंची है। इसी के साथ साथ हमने हिस्ट्री की जो क्लास 12 हिस्ट्री का पूरा वीडियोज़ है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके आपको कंप्लीट वीडियो, सारे चैप्टर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में हम नीचे आपको दे देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।